गुड आफ्टरनून, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, ये बताओ जल्दी से। एम आई ऑडियो, मेरी आवाज आ रही है क्या? ये आयुष प्रजापति, एम आई ऑडियो। गुड आफ्टरनून, क्या मेरी आवाज आ रही है क्या? एम आई ऑडियो। हाँ जी, बताओ भाई जल्दी से, एम आई ऑडियो। हाँ जी, मुझे फाइनली बताओ, मेरी आवाज क्लियर आ रही है क्या? जल्दी बताओ भाई, टाइम वेस्ट मत करो। एम आई ऑडियो, मेरी आवाज क्लियर है या नहीं है? यस सर। ओके, फाइन। चलो स्टार्ट करते हैं फिर अपना लेक्चर, ठीक है? तो लास्ट क्लास में मैंने तुम लोगों को ये बताया था। हाँ, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था सिग्नम फंक्शन हो गया था। तो सिग्नम फंक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं नेक्स्ट फंक्शन पे आ जाता हूँ। तो अगला फंक्शन मेरा सिग्नम के बाद जो फंक्शन है जो हम डिस्कस करेंगे, दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या पढ़ेंगे? GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, और इसको डिफाइन हम करते हैं ऐसे, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ऐसे बॉक्स बना के। ठीक है, और और कुछ वगैरह में ऐसे लिखा होता है ऐसे, वेयर दिस डिनोट GIF। ये बॉक्स जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि जैसे सपोज करो, काम क्या करता है, जैसे मान लो कि मैंने एक्स का वैल्यू लिया 0.5 लिया, 0.5 से। ठीक है, तो मैंने पूछा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स क्या होगा, तो हमारा आंसर होगा 0। फिर मैंने मान लो 0.246 लिया, कुछ भी लिया, फिर पूछा ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? 0। ठीक है, एक और क्वेश्चन, 0.568
7 कुछ भी ले लेंगे। पूछा ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, अगेन आंसर विल बी 0। ठीक है, सो ऐसे करते करते मान लो मैंने 0.994 रखा, फिर पूछा ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, तो भी आंसर क्या होगा। तो एट द मोमेंट तुम यहाँ पे क्या पैटर्न क्या दिख रहे हो, मतलब मैं यहाँ पे 0 के बीच का नंबर रखा, मतलब बेसिकली ये रहा नंबर नहीं, ये हमारा 0 है और ये हमारा 1 है। ठीक है, तो 0 और 1 के बीच का नंबर रख रहा हूँ, तो मेरा वैल्यू कितना आ रहा है, सब में 0 आ रहा है, 0 आ रहा है, 0। ठीक है, अगर मान लो मैंने 0 रख दिया, अब अगला क्वेश्चन ये है, सपोज करो कि अगर x का वैल्यू 0 ले लिया, सही, समझ में आ रहा है क्या? अगर मान लिया अगर x का वैल्यू 0 ले लिया तो क्या होगा, कुछ नहीं। अगर x का वैल्यू 0 ले लिया तो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर जो आएगा वो 0 ही रहेगा, मतलब 0 पर भी 0 ही वैल्यू देगा, 0 पर भी 0 ही वैल्यू देगा। ठीक है, यानी कि 0 भी इंक्लूड कर, लेकिन जैसे मैं 1 रखूँ, जैसे 0 और 1 के बीच में कोई नंबर होगा तो हमेशा आंसर 0 की तरफ जाएगा। लेकिन एट द मोमेंट मैंने जैसे ही 1 रखा, जैसे मान लो मैंने जैसे ही 1 रखा, मैंने x का वैल्यू 1 ले लिया, तो उस केस में हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 1। तो कहने का मतलब ये है कि 0 इंक्लूड है और 1 को एक्सक्लूड कर। तो अगर ऐसा है तो इसके बीच में कोई भी नंबर रखोगे तो हमेशा जो y का वैल्यू जो होगा वो हमेशा 0 के बराबर आता है। अब इसके आगे हम बढ़े, जैसे मान लो 1 रखा, किसी ने 1.245 ले लिया, तो अगेन हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा पैटर्न। हाँ, फिर किसी ने मान लो 1.369 रखा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर अगेन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, फिर से ये 1 वाला पैटर्न शुरू हो गया। अब 1 और 2 के बीच का कोई नंबर रखोगे, जैसे ये रहा 1 को इंक्लूड करना और फिर 2 को इंक्लूड नहीं करना, फिर जैसे 2 पे पहुंचोगे तो फिर से आंसर 2 होने लगे। तो 1 और 2 के बीच का कोई नंबर अगर रखा है तो आंसर हमेशा 1 की तरफ जाएगा, मतलब 1 होगा आंसर। ठीक है, तो अब मुझे एक पैटर्न समझना है। पैटर्न ये हुआ कि अगर मान लो, तो बेसिकली ये फंक्शन क्या देता है मेरे को, जैसे मान लिया कि हमारे पास कोई फंक्शन है, जैसे सोचो y बराबर f ऑफ x। ठीक है, अच्छा नेगेटिव वाला भी देख लेते हैं, जैसे पॉजिटिव में तो दिक्कत नहीं होती है, नेगेटिव में दिक्कत होती है। तो जैसे मान लो मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि -11.94 इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, तुम्हारे हिसाब से कितना आंसर होना चाहिए? -11.94 अब क्या होना चाहिए आंसर, सोच समझ कर आंसर दो, कितना होगा आंसर? जैसे 1.26 है, तो 1.26 अगर है तो आंसर हमारा यहाँ पे दिख रहा है कि 1 के बराबर आ रहा है। और अगर मान लो माइनस में, हाँ कितना होगा आंसर? -12। हाँ ठीक है, -12 होगा, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर बेसिकली अगर मैं यहाँ पे नंबर की बात करूँ तो -11.94 तुम ऐसे सोचो, जैसे ये रहा नंबर 9, तो ये रहा -12 और यहाँ कहीं पे होगा -11। तो -12 और -11 के बीच का कोई नंबर है, मतलब यहाँ पे कहीं पे 11.94। अगर -12 भी है और 11 नहीं लेना, -11 नहीं लेना, तो इसके बीच का जो नंबर होगा, उसके बीच का कोई भी नंबर अगर होगा तो वो हमेशा वही ये वाला नंबर है, -12 है। तो इसी लॉजिक से इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर -12 हो जाएगा, ना कि -11। ठीक है, ये चीज नहीं समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो अब ये हमारा अगर हमें इतना सब कुछ क्लियर हो गया, तो अब मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, यहाँ से अब मैं इसका ग्राफ बना सकता हूँ। तो ग्राफ ऐसा कैसा दिखाई देगा, देखो ऐसा ग्राफ दिखाई देगा ऐसा, बहुत सिंपल। यहाँ पे दिस इज द ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ठीक है, ये हमारा y एक्सिस हो गया, ये हमारा x एक्सिस। ठीक है, अब ये रहा 0 वाला पॉइंट, ये रहा 1 वाला पॉइंट,
जैसे ये 2 वाला पॉइंट, 3 वाला पॉइंट एंड सो ऐसे ही फिर इधर फिर -1, ठीक है, ये -2 हो गया एंड इस -3 एंड सो, ठीक है। फिर ऐसे ही y पर भी ये रहा आपका 1, फिर ये रहा आपका 2, फिर ये रहा आपका 3 एंड सो चलता रहेगा। मैं पूरा ग्राफ तो बना नहीं सकता, फिर तो 14 नंबर से दिखा देंगे, ठीक है। ये नंबर -2, ये हो गया आपका -3 से चलता रहेगा। अब देखो हुआ क्या कि जब हमारा y का वैल्यू, तो सॉरी x का वैल्यू 0 पे क्लोज लगाया, 0 पे क्लोज लगाया और यहाँ पे हम लोग की ये वर्टिकल लाइन में खींच देते हैं, ये हमारा वर्टिकल लाइन से वर्टिकल लाइन, फिर ऐसे ही वर्टिकल लाइन खींच दी, ठीक है। फिर यहाँ पर भी वर्टिकल लाइन से चलेगा, ग्राफ ऐसा दिखाई देगा एक्चुअली, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से ये ऐसे खींच दिया, ठीक है। फिर यहाँ से भी ऐसे खींच दिया, ओके। नाउ ऐसे खींचते चले जाओ लाइन, ग्राफ कैसा दिखाई देगा वो बताओ, ठीक है। ये देखिए, हाँ, अब पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब हुआ क्या यहाँ पे, जैसे 0 और 1 के बीच में, जैसे 0 क्लोज ले रहा है, 0 और 1 के बीच में कोई नंबर, 1 पे क्या लगाओगे, ओपन ब्रैकेट, क्योंकि 1 को इंक्लूड नहीं करेगी, तो उस केस में हमारा y बराबर 0 हो जाएगा। जब मेरा x 0 और 1 के बीच में है तो y 0 होगा, और ये वाला पॉइंट मुझे मिल गया, तो ये लाइन आएगा। फिर जब उसके बाद अगला नंबर है, अगर मेरा x अगर 1 से 2 के बीच में, अगर 1 से 2 के बीच में है तो y का वैल्यू 1 हो जाएगा। ये दिख रहा है तुमको, बिल्कुल स्ट्रेट दिख रहा है यहाँ से। फिर अगर मान लिया 2 से 3 के बीच में, ठीक है, 2 से 3 के बीच में, तो यहाँ पर क्या होगा, y का वैल्यू 2 होगा। फिर सेम लॉजिक से अगर मान लो 3 और 4 के बीच में, ठीक है, समझ में आ रहा है, ऐसे 4 बना देना, फिर ये यहाँ कहीं पे 4 होगा, तो उस केस में हमारा आंसर y बराबर 3 होता है। फिर सेम लॉजिक से अगर मान लिया -1 से 0 के बीच में, ठीक है, समझ में, -1 से 0 के बीच में, तो उस केस में y बराबर -1 आंसर होगा। अगर -2 से -1 के बीच में, तो आंसर -2 हो जाएगा। अगर -3 से -2 के बीच में, तो y का वैल्यू -3 के बराबर होगा। सही है, तो ये हमारा ग्राफ होगा, करेक्ट है भाई, देखो ध्यान से। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ है। हाँ जी बताओ, कोई डाउट तो नहीं किसी को? क्लियर है कॉन्सेप्ट यहाँ पे जो मैंने बताया था, ठीक है। एम आई राइट? हाँ जी बोलो भाई, एम आई राइट? ये वाला ग्राफ में कोई दिक्कत है किसी को? ठीक है, तो ये हमारा इसका कंप्लीट ग्राफ बन गया। इसका ग्राफ बन गया, y बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का ग्राफ बन गया, और ये हमारा काम बन गया, ठीक है। तो अब इसी कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह हम देखेंगे पहले। अभी तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया, तो यहाँ पर और भी एक दो बातें डिस्कस कर सकते हैं। अगर मैं तुझसे बोलूं कि इसका बेटा बताओ डोमेन क्या होगा, तो तुम्हारे हिसाब से क्या डोमेन होना चाहिए? तुम्हारे हिसाब से डोमेन क्या होना चाहिए, बोलोगे? व्हाट शुड बी द डोमेन? रियल नंबर, ऑल रियल नंबर। हाँ ठीक है, डोमेन हो जाएगा ऑल, यस डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर। और रेंज की अगर बात करोगे तो रेंज में क्या आंसर आ रहा है? रेंज में देखो, रेंज में हमेशा वैल्यू या तो 0 आ रहा है, हाँ इंटीजर आ रहा है, यस इंटीजर आ रहा है, तो ऑलवेज इंटीजर इंटीजर, ठीक है, ओके। चलो जी, तो ये ग्राफ हमारा बन गया, इसका y बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का ग्राफ, ठीक है। अब मैं आप अगले फंक्शन का क्वेश्चन भी करेंगे अभी आगे, तो अब मैं अगले फंक्शन पे आता हूँ। तो अगला फंक्शन है मेरा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x,
ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स फंक्शन। ठीक है, ये हमारा दूसरा फंक्शन है, अलग टाइप का, स्पेशल टाइप फंक्शंस में। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो, इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं। इसको लिखने का तरीका होता है y बराबर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इस पर ये वाला ब्रैकेट यूज करो, और क्वेश्चन में ऐसे लिखा होगा, ये मेंशन किया गया, दिस डिनोट्स फ्रैक्शनल पार्ट एक्स। ठीक है, या फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऐसा लिखा गया है। तो y बराबर एफ ऑफ एक्स बराबर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, और ये डिफाइन कैसे होता है, डिफाइन होता है कि x में से घटा दोगे किसको, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को घटा दोगे तो अपने आप फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x आ जाएगा। ठीक है, होप ये समझ में आ रहा होगा। हाँ, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि देखो, जैसे मान लो कि तुम ऐसे सोचो कि मेरा x जो है, अच्छा चलो पहले एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने तुमसे क्वेश्चन पूछा कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 6.94। ठीक है, तो क्या होना चाहिए आंसर तुम्हारे हिसाब से। उसमें भी देखो 0.9। फॉर्मूले को याद करो, फॉर्मूला हाँ 0.94 होगा आंसर, वो ठीक है। लेकिन देखो ये आया रिजल्ट कहाँ से, देखो यहाँ पे सोचो जरा ध्यान से। ये रिजल्ट आया ऐसे कि यहाँ पर एक्स का काम कौन कर रहा है, एक्स का काम ये कर रहा है कि ये। ठीक है, तो अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है कहीं पर लिखा हुआ, तो उसका मतलब होता है कि एक्स में से किसको घटा दो, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स को घटा दो, यानी कि एक्स में से एक्स के ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले पार्ट को घटा दो। तो यहाँ पर एक्स का काम कर रहा है 6.94, और इसमें से हमने घटा दिया 6.94 का ग्रेटेस्ट। तो यहाँ से 6.94 माइनस कितना हो गया, 6 हो गया। तो जब घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 0.94। ठीक है, तो यहाँ पर जब पॉजिटिव नंबर अगर होगा, जैसे मान लो मैं तुमसे अगर बोलूँ 7.257, इसका क्या होगा, तो ये एक पॉजिटिव नंबर है। अगर पॉजिटिव नंबर है तो क्या करो, इंटीजर को छोड़ दो, इंटीजर को छोड़ दो, और बाकी जो बच गया उसको लिख लो आंसर। यही हमारा मतलब है, ये शॉर्टकट तरीका होगा। मान लिया अगर सपोज करो कि परफेक्ट इंटीजर ही हो, जैसे मानो 7 हो गया, 7 में तो फ्रैक्शनल पार्ट है ही नहीं, यहाँ पर तो पॉइंट के बाद 0। कुछ नंबर लिखा ही नहीं है, तो 0 हो जाएगा इसका वैसे। ठीक है, अच्छा पॉजिटिव में कोई दिक्कत नहीं होती, दिक्कत कहाँ पे होती है, नेगेटिव वाले। अब जैसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि -11.94 क्या होगा इंटीजर में, मतलब सॉरी इंटीजर बोल रहा हूँ, इसका फ्रैक्शन पार्ट कितना, 0.06। बताओ मुझे कितना होगा। 0.06 माइनस 0.06। ओके, नहीं, 0.06। नहीं बेटा माइनस, यस, हाँ इसमें, हाँ यही गलती होती है नेगेटिव साइन में। क्या होता है ना कि देखो, चलो तुम बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल को मत भूलो। फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या कहता है कि एक्स में से ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स को घटाने से हमारा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स आता है। फिर मैं करके दिखाता हूँ। तो इसको हम क्या लिखेंगे, -11.94, ये तो एक्स का काम कर रहा है, और यहाँ पे चलो ये लगा दिए 11 हाँ 11. तो यहाँ पर हो गया -11.94, और माइनस माइनस हो गया प्लस, तो +12। तो 12 में से घटाएंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 0.06 आंसर। तो देखो इसका शॉर्टकट तरीका क्या याद रखना चाहिए, देखो शॉर्टकट तरीका याद क्या रखना है कि अगर मान लिया कि पॉजिटिव नंबर है तो सीधा सीधा तो वही आंसर बता दो, जैसे 6.24 है, यहाँ पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसमें इंटीजर को छोड़ो, जो भी बच गया उसको लिख लो, पॉजिटिव नंबर अगर है तो। लेकिन अगर नेगेटिव नंबर है तो क्या करो, जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसको 1 में से घटा के आंसर दो। तो 1 में से 0.24 को घटाओगे तो कितना होगा आंसर, वो हो जाएगा 0.76। तो ये हमारा करेक्ट आंसर। तो यहाँ से तुमने एक बात नोटिस की, क्या नोटिस किया कि चाहे तो एक्स कुछ भी रहे, पॉजिटिव रहे चाहे नेगेटिव रहे, ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है इसका वैल्यू हमेशा क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। मतलब ये नेगेटिव नहीं हो सकता है। एक तो ये बात यहाँ से मिलना पड़ता है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जो है वो या तो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होगा, और साथ में ये 1 के बराबर कभी नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमेशा 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगा ये हमेशा। तो यहाँ से मुझे एक चीज और पता चल गया कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जो है
वो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। 0 कब होगा? जब इंटीजर होगा। अगर कोई परफेक्ट इंटीजर है तो उसका फ्रैक्शन पार्ट 0 हो जाएगा। तो यानी कि फ्रैक्शन पार्ट हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करता है, चाहे एक्स कैसा भी, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव। ठीक है, अब इसका आंसर बताओ भाई। चलो देखते कितने बच्चे से आंसर कर पाते। मैं तुझसे क्वेश्चन पूछा कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -पाई, क्या होगा आंसर तुम्हारे हिसाब से, क्या होना चाहिए? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ पाई, सॉरी माइनस। चलो भाई बताओ भाई जल्दी जल्दी। और एक आपको और बताओ, तो मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, ये भी बताओ। 2.6 पार्ट ऑफ ई, ठीक है। ओ सर 8.6 किसका आंसर बता रहे हो? इसका? पाई वाले का सर। किसका? जीरो ऊपर वाले पॉइंट का? यस सर जीरो ऊपर वाले पॉइंट का एट बता रहे हो आंसर? 0.86। अच्छा, ऊपर वाले का आंसर 0.86, क्यों? इसका आंसर 0.86। और नीचे वाले का? नीचे वाले का बताओ भाई। चलो 0.71 सोचो, 2 मिनट का टाइम। 0.71। 0.7। हाँ भाई, बाकी बच्चे बताओ भाई, बाकी जो प्रोजेक्ट है क्लास में वो भी बताओ भाई। एक बच्चे ने आंसर कर दिया, बाकी बच्चे बताओ भाई। बाकी बच्चों का भी आंसर मैं वेट करता हूँ, 2 मिनट का टाइम देता हूँ। अपना दिमाग लगाओ, बाकी बच्चे भी निकालने की कोशिश करो। एक बच्चे ने आंसर बताया 0.86 एंड 0.71, ठीक है। बाकी बच्चे का दिमाग लगाओ, सोचो क्या कुछ चेंज होगा या ठीक है आंसर, ऐसा कुछ है। हाँ जी बोलो भाई, कुछ आंसर आया क्या किसी का? देखो ये जो 0.86 बोला होगा, उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण ये रहा होगा कि तुमने सोचा होगा कि चलो मैं करके दिखाता हूँ। जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा था कि -पाई है ना, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -पाई। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर क्या हुआ कि इसको इसको हमने लिखा हुआ 3.14 लिखा होगा, और -पाई का मतलब होता है -3.14, तो वो -4 और -3 के बीच में आ रहा होगा। यहीं पे आ रहा होगा -3.14। करेक्ट है भाई? तो अगर -4 और -3 के बीच में है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बन गया होगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर -4 बन गया। तो यहाँ से 4 माइनस माइनस 4 हो गया, 4 में से 3.14 घटाया, 0.86 आ गया। ठीक है, तो ये तुमने सोचा होगा ये आंसर ऐसे आएगा। यस बट ये सर। गलत आंसर है। क्यों गलत आंसर है? हाँ गलत आंसर है। क्या क्यों नहीं? गलत आंसर है? क्योंकि यहाँ, हाँ यहाँ पे दिक्कत क्या है, यहाँ पे बेटा दिक्कत ये है कि जो पाई है हमारा, वो किस टाइप का नंबर है? वो एक इरेशनल नंबर है। यस सबसे पहला फैक्ट तो ये। हाँ, और पाई का जो वैल्यू होता है वो हमारा 3.14 नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा खत्म हो जाता है, इसके बाद भी चलता रहता है, तो खत्म ही कभी नहीं होता है। इसका मतलब कि फ्रैक्शन में सिर्फ 0.14 में से गड़बड़ हो जाएगा मान, तो फिर हम क्या करें? फिर तो गड़बड़ हो गया, फिर सॉल्व करने का तरीका वही रहेगा, प्रोसीजर हमारा वही है। -पाई ऐसे छोड़ दिए, एक्स में से घटाना है -पाई। अब तुम ऐसे सोचो कि माइनस पाई जो होगा वो -4 और -3 के बीच में होगा, कहीं ना कहीं -पाई इसी बीच में आ रहा होगा। यहाँ पर -4 अगर कोई नंबर है जो कि -4 और -3 के बीच में अगर आ रहा है, तो वहां पर क्या होगा? हाँ, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होगा वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? तो उसका इंटीजर वेरी करेगा -4 तक वेरी करना चाहिए, तो इसका मतलब कि ये वैल्यू मुझे देगा -4। तो -पाई माइनस ऑफ -4,
तो ये हो गया माइनस पाई और माइनस माइनस कितना होगा प्लस। हमारा जो आंसर होगा करेक्ट आंसर वो 4 माइनस पाई ही होगा। ठीक है 0.86 नहीं, ये बात हम ध्यान रखें। ठीक है समझ में आया क्या? ओके चलो जी, सर 0.86 इज यस 0.86 इज इनकरेक्ट आंसर, ये सोच में आना चाहिए। ऐसी सेम लॉजिक से यहाँ भी दिक्कत है। अगर मान लो तुमने ऐसे सोच लिया कि चलो भाई मैंने तुमको कल बताया था कि ई का वैल्यू होता है 2.71, तो दो ही टर्म तक अ, मुझे पता है, इससे मैंने बताया, अदरवाइज तो ये खत्म ही नहीं होगा और चलता रहेगा और भी नंबर्स आते रहेंगे। ये भी किस टाइप का नंबर है? ये भी इरेशनल नंबर। तो अगेन इसका आंसर भी हम डायरेक्टली नहीं कर सकते, इसके आंसर के लिए भी वही प्रोसीजर अप्लाई करना पड़ेगा। मुझे ई में से घटाना पड़ेगा किस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ई को घटाना पड़ेगा, और ये रहा आपका ई जो होता है वो 2 और 3 के बीच में होगा, क्योंकि 2.71 समथिंग कुछ भी रहता रहेगा तो 2 और 3 के बीच में ही रहेगा। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हमें वैल्यू क्या देगा? 2 के बराबर देगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा E-2। ये करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट तो नहीं किसी बच्चे को कुछ पूछना है उससे? ठीक है, अब ये तो मैं थोड़ा सा बेसिक वाला पार्ट आपको बता दिया, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स में होता क्या है बेसिकली। अब तुम ऐसे सोचो कि सपोज करो, मान लिया आपको अभी हमने डिफाइन ऐसे किया है y बराबर एफ ऑफ एक्स बराबर x माइनस, है ना, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ऐसे मैंने डिफाइन किया था अभी कुछ देर पहले। किसको डिफाइन किया था? फ्रैक्शनल पार्ट वाले फंक्शन को डिफाइन किया था। ठीक है, अब तुम ऐसे सोचो कि मान लिया कि मेरा x जो है, मान लिया कि मेरा x जो है वो 0 से 1 के बीच में लाई करता है। ठीक है, अगर मेरा x अगर 0 से 1 के बीच में लाई करेगा देन क्या होगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जो होगा वो तो 0 के बराबर हो जाएगा, और अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 के बराबर हो गया देन दिस इंप्लाई उस केस में हमारा y बराबर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो होगा वो x माइनस 0 हो गया, दैट इज y बराबर x हो गया। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में? अच्छा, उसके बाद अगर मान लिया कि मेरा x जो है 1 से 2 के बीच में लाई करता है, चलो एक और तरीका, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जो है वो 1 के बराबर होगा, और उस केस में y बराबर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो है वो x माइनस 1 के बराबर, कि मैंने क्या किया, इस वाली चीज को 1 से रिप्लेस कर दिया। सही है? ओके चलो, ऐसे अब पैटर्न बनाते चले जाओ। अगर मान लो 2 से 3 के बीच में अगर होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जो होगा वो 2 के बराबर होगा, और जो y बराबर उस केस में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो है वो x माइनस 2 के बराबर। ये तो सारा पॉजिटिव वाला होगा एंड सो ऑन चलता रहे। एक नेगेटिव वाला भी करके देखता हूँ। जैसे मान लो नेगेटिव का मतलब हुआ, जैसे अगर मान लो -1 से 0 के बीच है, तो तुम्हारा ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होगा वो -1 के बराबर होगा, और उस केस में तुम्हारा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो है वो हो जाएगा x माइनस ऑफ -1, दैट इज x प्लस। ठीक है, एंड सो ऑन ऐसे ही। अगर मान लो, चलो एक और लिखिए, अगर मान लो -2 से -1 के बीच में रहते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जो है वो -2 के बराबर होगा, और उस केस में तुम्हारा y बराबर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो है वो हो जाएगा x ऑफ x, ये x प्लस 2 के बराबर। ठीक है, अब ये मैंने क्यों बताया, इसके पीछे कारण है कि अब तुम ऐसे सोचो कि जरा इस पे फोकस करो, मतलब ये किस चीज का इक्वेशन, y बराबर x, ये तुमने 11 क्लास में पढ़ा होगा, y बराबर x किसका इक्वेशन होता है? और मैंने बता रखा है तुमको, स्ट्रेट लाइन। यस स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ठीक है, और y बराबर x माइनस 1 जो होगा ये भी एक स्ट्रेट लाइन होगा, लेकिन ये 1 यूनिट राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा बस। मतलब इसका डायग्राम भी, ये भी स्ट्रेट लाइन है, सेम लॉजिक से ये भी स्ट्रेट लाइन है, सेम लॉजिक से ये भी स्ट्रेट लाइन है, सबका सब स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब देखो, अब ये सारा इन्फॉर्मेशन मैंने तुमको बताने के बाद अब मैं ग्राफ ड्रॉ करना स्टार्ट करूँ। इसका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा देखो, ध्यान से। तो ग्राफ मुझे दिखाई देगा ऐसे, ये रहा। पहले तो मैंने एक रफ आइडिया बताया था,
फिर ग्राफ को प्रॉपरली ड्रॉ करेंगे। हाँ, पहले मैंने क्या किया कि y बराबर x लाइन को ड्रॉ किया। तो y बराबर x लाइन जो है वो ये वाला लाइन होगा। यस। फिर उसके बाद अगला नंबर होगा y बराबर x माइनस वन का ग्राफ ऐसे बनेगा। अब तुम ये बना सकते हो, 10th क्लास में सीखा होगा तुमने, तो 11th में भी सीखा होगा। y बराबर x माइनस वन होगा। तो ये लाइन कौन सा लाइन है? y बराबर x लाइन है। ये लाइन है y बराबर x माइनस वन लाइन। ठीक है, ऐसे ही अगला लाइन, ये लाइन हो जाएगा y बराबर, तीसरा लाइन हो गया x माइनस टू एंड सो ऑन। ठीक है, चलता रहेगा ऐसे। करेक्ट है। तो ये वाला पॉइंट 0 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा। ठीक है, एंड सो ऑन। पीछे की तरफ अगर जाओगे, पीछे की तरफ अगर जाओगे तो ये वाला जो लाइन होगा ये हो जाएगा y बराबर x प्लस वन लाइन। समझ आ रहा है? अब बाकी अभी मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं कर, बस जैसे समझाने के पर्पज से इतना मैंने लाइन बना दिया। ठीक है, अब देखो इसने बोला है, क्या बोला है पीछे, देखो पीछे इसने बोला है कि y बराबर x यूज तो करो, यहाँ पे फोकस करो। उसने बोला कि y बराबर x लाइन तुम तभी यूज कर सकते हो जब मेरा x क्या होना चाहिए, 0 और 1 के बीच में होना चाहिए। समझ में आ रहा है? अब इस बात को समझो। अगर तो मेरा x अगर 0 और 1 के बीच में है, उसमें भी कैसा, उसमें भी 0 पे क्लोज लगा हुआ है और 1 पे ओपन लगा हुआ है, ये भी ध्यान रखना। ये क्लोज है और ये ओपन है। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसका मतलब कि 0 से 1 वाले इंटरवल के बीच में ही हमें y बराबर x यूज करना है। फिर उसने बोला कि y बराबर x माइनस वन यूज करो, लेकिन कितने इंटरवल के लिए यूज करना है? 1 से 2 वाले इंटरवल के लिए यूज करना है। तो बस अब ये अगर तुमको समझ में आया है तो यहाँ पे ध्यान दो। ये रहा मेरा 0, ध्यान से देखो। तो 0 पे तो डार्क बना दो। 0 से 1 के बीच में, 1 के करस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ इस लाइन पे वैल्यू आ रहा होगा, उसको उसको ओपन सर्कल बना दो, क्योंकि 1 ओपन ब्रैकेट में, तुम याद करो 0 क्लोज में था और 1 पे ओपन था, तो 1 के करस्पॉन्डिंग जो y का वैल्यू आएगा वो ओपन होगा, ये पक्की बात है। ठीक है, उसने बोला कि 0 से 1 वाले इंटरवल में ग्राफ का हिस्सा मतलब y बराबर x लाइन को यूज करना, तो y बराबर x लाइन का इतना हिस्सा यूज करें। समझ में आ रहा है क्या? ओके, बहुत बढ़िया। चलो फिर अगला नंबर है 1 से 2 तक का नंबर है। तो 1 से 2 के बीच में 2 के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आएगा उस पर फिर से ओपन बनाया। तो उसने बोला कि y बराबर x माइनस वन यूज तो करना है, लेकिन तुमको 1 से 2 के बीच में यूज करना बस। एम आई राइट? एंड सो ऐसे फिर आगे भी ऐसे पैटर्न बनता रहेगा। फिर ये लाइन कब यूज करोगे, y बराबर x माइनस टू कब यूज करोगे, जब 2 से 3 के बीच में होगा। तो मतलब ये वाला पॉइंट 3 होगा, तो यहाँ पे ओपन बना। सही है? फिर ऐसी सेम लॉजिक से -1 इधर है, तो उसने बोला कि -1 से 0 के बीच में, तो 0 के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे ओपन बना दिया, और -1 से 0 के बीच वाला इंटरवल बोला कि ये लाइन का इतना ही पार्ट यूज करना है। अगर हमारा x अगर -1 से 0 के बीच में है, तो भी जाकर के y बराबर x प्लस वन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये सारा इंफॉर्मेशन पता चल गया। अब अगर इन सारे टिक्स एंड बिट्स को मैंने मिला दी, ठीक है, समझाना, जैसे मान लिया कि ये हमारा ये कंप्लीट हो गया, ये मतलब ये मैंने पूरा लॉजिकली समझाया कि ऐसा क्यों हो रहा है। ध्यान से देखो, मतलब ये हमारा, देखो ऊपर से देखो कि जब मेरा x अगर, फिर से दोबारा रिपीट कर देता हूं, जब मेरा x अगर 0 से 1 के बीच में, तो ही जाकर के y बराबर x लाइन यूज होगा। समझ में आ रहा है? जब मेरा x अगर 1 से 2 के बीच में है, तो ही y बराबर x माइनस वन का यूज करेंगे। और जब मेरा x अगर 2 से 3 के बीच में है, तो ही जाकर के y बराबर x माइनस टू यूज करना है। फिर सेम लॉजिक से जब मेरा -1 से 0 है, तो ही जाकर के y बराबर x प्लस वन यूज होगा। तो ऐसे करके मतलब मैंने सारा चीजों को मिलाया, और ग्राफ मुझे अब ऐसा दिखाई दे, ऐसा जो ग्रीन वाला दिख रहा है तुमको। तो अब मैं सेपरेट एक नई जगह पे बनाता हूँ ग्राफ, तो ग्राफ मुझे ऐसा दिखाई दे। देखो अब मैं दोबारा से ग्राफ बना के दिखाता हूँ, ग्राफ तुम लोग को ऐसा दिखाई दे। मतलब मेयरली मैंने ग्राफ ड्रॉ नहीं किया है, मैंने साथ में ये भी तुम लोगों को समझाने का कोशिश किया है कि ऐसा ही ग्राफ क्यों बन रहा है। ठीक है, तो देखो ऐसा ग्राफ दिखाई देगा तुमको। ठीक है, ये लाइन अभी ग्रीन वाला पार्ट था, ये वाला लाइन, सिर्फ इतने दूर का ग्राफ यूज कर लिया।
यहाँ से ऐसे ग्राफ आ रहा था, याद करो, फिर यहाँ से ऐसे ग्राफ आ रहा था, याद करो, फिर यहाँ से ऐसे ग्राफ आ रहा था, याद करो, ऐसे चलता रहेगा। अगर तुमको पीछे समझ में आया तो ये भी समझ में आ रहा हो। फिर -1 से 0 के बीच में ये ग्राफ जो है, फिर ऐसे ही -2 से -1 के बीच में ये ग्राफ, ठीक है, ऐसे ही फिर ये वाला ग्राफ, ये वाला लाइन बेसिकली, एंड सो ऑन, चलता रहता है, इसके आगे चलता रहेगा, ये ग्राफ खत्म नहीं होगा, ऐसे चलता रहेगा। मैं बस इतना बना के छोड़ देता हूँ, ऐसे बना के छोड़ दिया, यहाँ पे ऐसे, इसका मतलब कि ग्राफ खत्म नहीं होगा, चलता रहेगा, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट तुम्हारा 0 हो गया, ये वाला पॉइंट 1 हो गया, ये वाला पॉइंट 2 हो गया, ये वाला पॉइंट 3 हो गया, ये 4 हो गया। सेम लॉजिक से इधर -1 हो जाएगा, ये -2 हो गया, ये -3 हो गया, एंड सो ऑन, ऐसे ही। और ये वाला जो लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन, वो y बराबर 1 लाइन होगा। यहाँ से तुमको क्लियर कट दिख रहा है कि फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करता है, क्योंकि y का वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में, और 1 पे भी ओपन है, क्योंकि हर जगह पे यहाँ पे हॉलो सर्कल है। दूसरा इसमें जो फैक्ट है, मैं याद क्या कर रहे हैं, तब इन लाइन का इक्वेशन याद रखना। तो अभी तुमने देखा था कि इस लाइन का इक्वेशन था, ये हमने प्रूफ किया, y बराबर x, इस लाइन का इक्वेशन हो गया x -1, इस लाइन का इक्वेशन हो गया x -2, इस लाइन का इक्वेशन हो गया x -3, ठीक है, समझ में आ रहा है। सेम लॉजिक से इस लाइन का इक्वेशन हो गया x +1, और इस लाइन का इक्वेशन हो गया x +2, सेम लॉजिक से इस लाइन का इक्वेशन हो गया x +3, करेक्ट है भाई, सो ऑन, चलता रहेगा ऐसे। तो पीछे की तरफ अगर जाओगे तो तुम्हारा क्या होगा कि x +1 x +2 प्लस साइन के साथ रहेगा। आगे की तरफ जाओगे, ओरिजिन के राइट में जाओगे तो x -1 x -2 x -3 ऐसे करके नंबर्स है। और ये हमारा कंप्लीट ग्राफ बन गया, किसका, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x का ग्राफ। दूसरा इसमें एक और चीज देखो कि वैसे तो लाइन का इक्वेशन हम इस फॉर्मेट में पढ़ के आए 11th क्लास में, y बराबर mx + c, ठीक है। और इसमें m जो होता है वो होता है स्लोप। अब स्लोप का मतलब क्या होता है, स्लोप का मतलब होता है कि स्लोप का बेसिकली जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है वो ये होता है कि अगर मान लिया कि कोई लाइन है, ये हमारा x एक्सिस है, और कोई लाइन मुझे दिया हुआ है, जैसे ये हमारा लाइन है, ठीक है। तो अगर कोई लाइन जो है वो पॉजिटिव x के साथ, पॉजिटिव x के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जितना एंगल बनाता है उसका tan थीटा, दैट इज कॉल्ड स्लोप। तो समझ में आ रहा है तुमको। तो अगर कोई लाइन पॉजिटिव x के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जितना एंगल बनाएगा उसका tan थीटा ही स्लोप है, ठीक है। दूसरा कि y बराबर mx + c में जो x का जो कोफिशिएंट होता है वो स्लोप कहलाता है। और दो लाइन अगर पैरेलल लाइन से, मान लो एक लाइन है L1 और एक लाइन है L2, तो L1 बराबर L2, सॉरी, अगर दोनों का स्लोप ML1 बराबर ML2 अगर हो जाए, मतलब ML1 मतलब फर्स्ट लाइन का स्लोप, ML2 मतलब सेकंड लाइन का स्लोप, देन लाइंस विल बी पैरेलल लाइंस। अगर दो लाइन का स्लोप अगर बराबर हो जाए तो दोनों पैरेलल लाइंस होंगे। अब तुम यहाँ पे आ जाओ, तो ये सारा इन्फॉर्मेशन हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पता कर, जो कि आगे चल के काम आएगा। तो यहाँ पर तुम देखो कि y बराबर x, यहाँ पर जो x का कोफिशिएंट है, ध्यान से देखो, यहाँ पर जो x का कोफिशिएंट है वो भी 1, यहाँ पर x का कोफिशिएंट वो भी 1, x का कोफिशिएंट यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। इसका मतलब कि सबसे बड़ी बात कि इन सारे लाइन का जो स्लोप है, इन सारे ही लाइंस, एक तो ये सारी के सारी लाइंस आपस में पैरेलल लाइंस होंगी, क्यों, क्योंकि सबका स्लोप बराबर है। तो एक तो पहला फैक्ट ये हो गया कि सब लाइन पैरेलल लाइंस है। तो यहाँ पर ऑल, सारा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, ऑल लाइंस आर पैरेलल लाइंस, ठीक है, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हुआ। दूसरा यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि स्लोप है हमारा 1 के बराबर। तो स्लोप अगर 1 के बराबर हो गया, स्लोप मतलब सारे लाइंस का स्लोप जो है वो है 1 के बराबर। और स्लोप का डेफिनेशन अभी बताया तुम लोगों को कि अगर कोई लाइन, हाँ, अगर कोई लाइन जो है वो पॉजिटिव x के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जितना एंगल बनाता है, मान लो ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा, कि सबका थीटा बराबर होगा तभी तो tan थीटा बराबर आएगा। तो सबका थीटा हो रहा है, सबका थीटा हो रहा है, ये भी थीटा, ये भी थीटा, सब थीटा ही बन जाएगा। अब ये थीटा होगा कितना, तो वो हम बहुत आराम से निकाल सकते हैं।
स्लोप 1 है, हाँ यस 45, यस। तो tan थीटा बराबर 1, तो थीटा बराबर कितना होना चाहिए 45 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर एक्यूट एंगल बन रहा है और एक ही एंगल बनेगा यहाँ पर। तो दैट्स वाई ये सारा का सारा लाइन जो है वो 45 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइन होगा। मतलब यहाँ पर थीटा, ये भी हमें याद रखना, ये एक्स्ट्रा फैक्ट हुआ सारा, ये सब 45 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइन होगा एक्स एक्सिस के साथ, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। ठीक है, चलो ये हमारा कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो गया। y बराबर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स के ग्राफ के लिए इतना सफिशिएंट है। ठीक है, समझ में आया क्या? एनी डाउट, कुछ पूछना है? कोई ऐसा चीज है जो तुमको? हाँ जी बोलो। नो डाउट, ओके चलो जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, और क्या यहाँ पे बोल सकते हैं? अब सब कुछ मैंने तुमको बता ही दिया है, तो अब चलो यहीं पे तुम बताओ कि इसका डोमेन कितना होगा। डोमेन वही प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस। हाँ, तो डोमेन क्या होना चाहिए भाई? आर रियल नंबर। ठीक है, ऑल रियल नंबर, बहुत बढ़िया। और रेंज कितना होना चाहिए? रेंज तो मैं पहले ही लिखवा चुका हूँ, 0 से लेकर के 1, क्लोज्ड, क्लोज 0 और 1 पे ओपन, बस हो गया खत्म। ठीक है, दूसरा एक और फैक्ट है यहाँ पे कि तुम ध्यान से देखो कि ये जो ग्राफ बन रहा है, ये ग्राफ में हर लाइन, मतलब ये पैटर्न देखो, ये वाला पैटर्न देखो, यही वाला पैटर्न यहाँ भी उठ के आ गया, यहाँ भी उठ के आ गया, फिर यही वाला पैटर्न यहाँ भी उठ के आ गया, यहाँ भी। ठीक है, अगर यहाँ भी उठ के आ रहे हैं, ऐसे उठ के आता रहेगा, ऐसे पीछे से चलता हुआ, मतलब वही पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है। तो अगर कोई ग्राफ अपने पैटर्न को बार बार रिपीट करे आफ्टर ए सर्टेन लेंथ ऑफ इंटरवल, जैसे यहाँ पर एक लेंथ के, हर एक लेंथ के इंटरवल के बाद ये रिपीट करे, तो अगर सर्टेन लेंथ ऑफ इंटरवल के बाद अगर पैटर्न रिपीट कर रहा है अपना ग्राफ, और वो भी कहाँ से कहाँ तक, टिल माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, अगर कोई ग्राफ अपना पैटर्न बार बार रिपीट कर रहा है, बार बार वही सेम पैटर्न रिपीट कर रहा है, तो दैट फंक्शन इज कॉल्ड पीरियोडिक फंक्शन। तो ये हमारा एक पीरियोडिक फंक्शन भी है, पीरियोडिक फंक्शन। अगर कोई ग्राफ अपने पैटर्न को बार बार रिपीट करता है आफ्टर सर्टेन लेंथ ऑफ इंटरवल, कुछ लेंथ के बाद रिपीट कर रहा है, तो यहाँ पर मिनिमम लेंथ कितना है? वैसे तो जो जो ग्राफ 0 पर है वही ग्राफ 4 पर भी आएगा, तो 4 लेंथ के बाद भी रिपीट हो रहा है, लेकिन इसमें मिनिमम लेंथ कितना आया? मिनिमम लेंथ आया 1 लेंथ के बाद हमारा इंटरवल रिपीट कर रहा है, तो इसलिए इसका जो फंडामेंटल पीरियड होगा वो 1 के बराबर होगा। ठीक है, मतलब हर एक लेंथ के बाद अपना रिपीट कर, तो ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हुआ कि ये फंक्शन जो होता है, मतलब जो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स वाला फंक्शन है, दैट इज अ पीरियोडिक फंक्शन, और उसका जो पीरियड होगा वो 1 होगा। 1 क्यों होगा? क्योंकि वैसे तो ये अपना पैटर्न 4 लेंथ के बाद भी रिपीट करेगा। अब ऐसे करके कोई बहुत दूर चला गया, मान लो 100 पे पहुंच गया, 100 पे, तो 100 पे भी ग्राफ ऐसे ही आएगा, एक लाइन ऐसे खींच रहा होगा 45 डिग्री के एंगल से, तो 100 लेंथ के बाद भी वो अपना पैटर्न रिपीट कर रहा है, लेकिन इन सब में छोटा, सबसे छोटा लेंथ कौन सा है? तो 1 लेंथ के बाद, हर एक लेंथ के बाद जो है वो अपना पैटर्न रिपीट कर रहा है। तो अगर जो मिनिमम वैल्यू होता है पीरियड का, वही होता है फंडामेंटल पीरियड, तो इसका पीरियड हो गया 1। ठीक है, तो पीरियोडिक फंक्शन हुआ और इसका पीरियड हो जाएगा 1, याद करिए इसको अच्छे से, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन हो इसके बारे में। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया भाई? जल्दी बताओ, कोई डाउट नहीं किसी बच्चे को? हाँ जी, कुछ पूछना है किसी को? किसी बच्चे को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, बोलो भाई, समझ में आ रहा है क्या? यस सर। ओके भाई, बाकी बच्चे भी रिप्लाई किया करो भाई, एक ही बच्चा रिप्लाई कर रहा है सबसे। बाकी बच्चे क्या सो रहे हो तुम लोग? अगर सो रहे तो फिर जाग जाओ, ठीक है, क्लास पे फोकस करो, पढ़ाई पे ध्यान दो। ठीक है, तो बाकी बच्चे भी प्लीज पार्टिसिपेट किया करो क्लास में कि हाँ यार समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा इस बात का आप लोग ध्यान रखो। ठीक है, बाकी आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, पूरा क्लियर हो गया होगा फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स के बारे में। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि थोड़ा सा प्रॉपर्टी देख लेते हैं। ठीक है, तो लेट मी राइट डाउन द प्रॉपर्टीज। आप एक ही साथ डिस्कस करेंगे सारा का सारा प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स एंड
फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। क्या मुझे इसका प्रॉपर्टी देख लो एक एक। ठीक है, तो पहला प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी, कि अगर मान लो एक बॉक्स, ये वाला बॉक्स है ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला, और उसके आगे एक और बॉक्स लगा दिया। ठीक है, एक तो मैंने ये बोला, दूसरा मैंने ये बोला फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है, और इसके आगे एक और बॉक्स लगा दिया, वही फ्रैक्शनल पार्ट वाला। तीसरा मैंने बोला कि बाहर में ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा हुआ है और अंदर में फ्रैक्शनल पार्ट लगा दिया। और चौथा मैंने बोला बाहर में फ्रैक्शनल पार्ट लगा दिया और यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा दिया। ठीक है, अब इन सबका वैल्यू कितना है, तो तुम इसको ऐसे सोचो, देखो एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा अच्छे से। देखो भाई, यहाँ पे क्या हो रहा है कि मान लिया कि मेरा एक्स जो है वो मैंने लिया, चलो 7.34 लेते हैं, चलो लेट्स से एग्जाम्पल। ठीक है, तो अब पहले मैं दोनों चीज लिख देता हूँ। फ्रैक्शनल सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स जो होगा वो हमारा 7 के बराबर होगा, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जो होगा वो हमारा 0.34 के बराबर। ठीक है, ये दो इंफॉर्मेशन यहाँ से एक्सट्रैक्ट हो। अब हुआ क्या कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स के आगे एक और बॉक्स लगा, तो एक्स हमारा मान लो 7.34 था, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स ने 7 दिया, तो यानी कि ये वैल्यू तो 7 हो गया, उसके आगे एक और बॉक्स लगा हुआ है। अब इंटीजर के आगे बॉक्स लगाओ ना लगाओ कोई फर्क पड़ेगा, एक ही आंसर आएगा, वही 7 का 7 ही आ गया। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि तुम एक बॉक्स लगाओ, चाहे 2 बॉक्स लगाओ, चाहे 4 बॉक्स लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका वैल्यू एक ही बॉक्स से जो आ रहा होगा वही हमारा आंसर। समझ में आया? आई होप आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब दूसरा केस देखो, जैसे दूसरे में भी मतलब फ्रैक्शनल पार्ट में भी क्या हुआ कि फ्रैक्शनल पार्ट 0.34 है। अब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0.34 इसका फ्रैक्शनल पार्ट निकालो, तो देखो 0.34 का जो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट होगा वो कितना होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, एक मिनट सॉरी, देखिए आएगा सर। एक मिनट जस्ट जस्ट मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दिया। हाँ, दोबारा देखो। हाँ, यहाँ पे सॉरी, ये देखो हमारा x जो है वो 7.34 है। अब मैंने क्या किया कि पहले मैंने x x मतलब 7.34 का फ्रैक्शनल पार्ट निकाला। ठीक है, समझ में आया? तो वो हमारा हो जाएगा 0.34। सही। अब यस सर। उसके बाद हमने क्या किया, कि दोबारा से एक और बॉक्स, मतलब अगर मैंने क्या किया, पहले एक बार निकाला, फिर उसके आगे एक और बॉक्स लगा। इसका मतलब कि तुमने 0.34 के आगे बॉक्स लगा रखा है। 0.34 का आंसर अभी भी क्या रहेगा, वही उतना ही रहेगा 0.34। तो यहाँ भी वही फैक्ट हुआ कि एक बार चाहे बॉक्स लगाओ, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट वाला, चाहे 2 बार लगाओ चाहे 4 बार लगाओ, आंसर तो एक बार से ही आ जाएगा। समझ में आएगा? यस ये सर। बात हमें याद रखना। ठीक है, चलो जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब इसके बारे में क्या ख्याल है, इसके बारे में तो ये भी तुमको समझ में आ गया होगा। जैसे ये वाला केस देखो, हमारा एक्स था सेप, हाँ 0 आ जाएगा, बहुत बढ़िया। क्यों 0 क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स होगा 0.34 होगा, और 0.34 का जो बॉक्स होगा वो 0 के बराबर हो जाएगा। बस खत्म। तो यहाँ पर ये दूसरा मतलब तीसरा पॉइंट हो गया, और यहाँ पर भी आंसर कितना आएगा, यहाँ पर भी आंसर 0 ही आएगा, चेक करके देख सकते हो। क्योंकि ये इंटीजर हो गया, ये एक इंटीजर हो जाएगा, और इंटीजर का जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ होता है वो हमेशा 0 होता है, तो यहाँ भी आंसर 0 हो जाएगा। तो तुम्हें क्या समझ में आया कि यहाँ पर ये प्रॉपर्टी हमें समझ में आना चाहिए कि अगर 2 सेम काइंड का बॉक्स लगा है तो उसको हम एक ही बॉक्स से रिप्लेस कर सकते हैं। 2 सेम काइंड का बॉक्स लगा है तो उसको हम एक ही काइंड के मतलब एक ही तरीके से रिप्लेस कर सकते हैं, एक ही बॉक्स से रिप्लेस कर दोगे आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर 2 डिसिमिलर काइंड का बॉक्स लगा है, जैसे एक बाहर में ग्रेटेस्ट इंटीजर लग गया, अंदर में फ्रैक्शनल पार्ट आ गया, तो आंसर हमेशा हमेशा और हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। या फिर उल्टा कर दो, बाहर में फ्रैक्शनल पार्ट लगा दो, अंदर में ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा दो, आंसर हमेशा 0। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। ठीक है, किसी बच्चे को कुछ पूछने, कुछ समझ में नहीं आ रहा है बता दो। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। चलो, तो ये हमारा हो गया पहला प्रॉपर्टी। आगे बढ़ो, अगले पार्ट पे। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होगा? सेकंड प्रॉपर्टी होगा, देखो
मैंने अब ये लिया ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स, ठीक है। अब इसके बारे में देखते हैं। तो इसको समझने के लिए मैंने क्या किया, मैंने केस वन, दो केस उठाए। मान लिया कि मेरा एक्स जो है वो 6.94 मान लिया, ठीक है। तो माइनस एक्स जो हो जाएगा वो -6.94 हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स निकाला, तो वो हो जाएगा 6.94 हो जाएगा, और उसका जो आंसर होगा वो सिक्स के बराबर होगा, +6 के बराबर होगा। और अगर मान लिया किसी को कुछ पूछना है क्या, किसी को डाउट है तो बता दो। नो सर। ओके, समझ में आ रहा है ना, ठीक है, तुम लोग बताते रहना मेरे को। और यहाँ पे -x अगर होगा तो वो हो जाएगा -6.94। अब -6.94 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है वो होता है -7 के बराबर, सही है। तो अब मुझे क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। तो जब दोनों को ऐड किया तो 6 और -7 का एडिशन हो जाएगा -1 के बराबर। तो यहाँ से ये केस वन हुआ। अब केस टू हमारा क्या होगा, देखो केस टू हमने क्या किया कि x का वैल्यू 6 ले लिया। अगर x का वैल्यू 6 लिया है तो -x किसके बराबर होगा, -6 के बराबर होगा। अब दोबारा से मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x निकाला, तो वो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 6 के बराबर होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x वो हो जाएगा -6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, वो अगेन -6 हो गया। तो इन दोनों को जब ऐड किया तो 6 और -6 को ऐड करोगे तो आंसर क्या हो जाएगा, क्या समझ में आया? तुमको समझ में ये आना चाहिए। अब यहाँ से प्रॉपर्टी निकल के आ गया बाहर। क्या प्रॉपर्टी बाहर आया भाई? प्रॉपर्टी बाहर ये आया कि दिस विल बिकम जीरो, जीरो, इन दोनों का सम जीरो होगा अगर x मेरा इंटीजर हो जाए, x बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। एंड दूसरा, इट विल बिकम -1 अगर x हमारा इंटीजर ना हो। समझ में आया? ये प्रॉपर्टी है, ये हमें याद रखना, ठीक है। समझ में आया क्या? ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके, चलो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का प्रॉपर्टी हो गया। अब यही इसी लाइन पर मैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का भी प्रॉपर्टी लिख देता हूं। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स और प्लस माइनस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, मतलब नेगेटिव ऑफ -x का फ्रैक्शनल पार्ट। हाँ, तो यहाँ भी दो केस बनाएगा हर बच्चा। यहाँ भी एक बार इंटीजर लेके देखना, अपने आप करके देखना। अब ये काम मैंने तुमको हिंट दे दिया हुआ, तुम अपने आप कर सकते हो। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स और माइनस ऑफ एक्स दोनों का एडिशन, दिस विल बिकम जीरो। जीरो कब होगा? जब हमारा एक्स इंटीजर हो जाएगा, ठीक है। एंड दिस विल बिकम 1, इस बार 1 आएगा आंसर, इस बार चेक कर लेना। तो ये कब आएगा? जब एक्स इज नॉट इंटीजर। तो -1 आएगा ऊपर वाले में, इस बार 1 आएगा, ये ध्यान रखना। ये गड़बड़ी होती है बहुत ज्यादा बच्चों से। और वो तुम ऐसे भी देख सकते हो, जैसे यहीं पर देखो, सेम ये सामने लिखा हुआ एग्जाम पर। इसी में अगर मैं तुमको बताना चाहूँ, जैसे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का जो वैल्यू होगा पहले वाले केस में, तो यहाँ पर हो जाएगा 0.94, ठीक है। और तुम मुझे ये बताओ कि -6.94 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा? वो हो जाएगा 0.06। क्या सिखाया था कि जब नेगेटिव नंबर होगा तो 1 में से घटा के लिखेंगे, तो 1 में से घटा के लिखेंगे इसको, तो 0.06 हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर दो, जब ऐड करोगे तो 94 + 6 1.01 आ जाएगा आंसर। तो +1 होगा इस बार, -1 नहीं आएगा। ये बात ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। समझ में आया क्या? चलो, बहुत बढ़िया। अब हम आगे बढ़ते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी भी कंप्लीट हो गया हमारा। तीसरा प्रॉपर्टी क्या कहते हैं? देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर का प्रॉपर्टी हो, जैसे चलो इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लो मैंने पहला केस बनाया कि x का वैल्यू लिया मैंने 6.27, ठीक है। तो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x कितना होगा? वो 6 के बराबर हो जाएगा। यस सर। और अगर मैंने x -1 निकाला तो हो जाएगा 5.27। मतलब इसमें से एक घटा दिया, x में से एक कम कर दिया, तो 5.27 हो गया। अब नंबर लाइन पे प्लॉट करो उसको, नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे तो यहाँ कहीं पे 5 आएगा, यहाँ कहीं पे 5.27 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा,
यहाँ पे 6.27, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो क्या रहा है, देखो ध्यान से कि मैं इसको x बोल रहा हूँ, नंबर लाइन पे यहाँ पे कहीं पे x, ये हमारा x है। तो x का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर आ रहा है वो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ये रहा, और x -1 ये रहा, ये तुमको क्या दिख रहा है यहाँ से क्लियर कट तुमको दिख रहा होगा कि यहाँ पर x -1 से तो ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा ज्यादा है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर x से हमेशा कौन ज्यादा है, x ज्यादा, ठीक है। पहला सिनेरियो बहुत बढ़िया है। ओके, दूसरा सिनेरियो केस 2, मतलब चीजों को रटना नहीं है, समझना चाहिए। अब मैंने x का वैल्यू 6 ले लिया, ठीक है। तो अगर x अगर 6 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x कितना हो जाएगा, वो भी 6 के बराबर ही होगा, और इस बार x -1 जो होगा वो 6 में से क्या 5 होगा। अब नंबर लाइन पे देखो भाई, नंबर लाइन पे ये रहा 5, कम ही आएगा। हाँ ये हुआ 6, तो इस बार क्या हुआ, इस बार मेरा x यही है और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x भी यही है, क्योंकि अगर x अगर 6 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x भी वही हो जाए जो x है, लेकिन x -1 तो अभी भी कमी है, x -1 तो कमी है। तो क्या मैं यहाँ से ये बात बोल सकता हूँ क्या कि x -1 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x से तो कम होगा लेकिन x के बराबर हो जाएगा। यस, ठीक है। अब देखो दोनों केस है, एक केस ये रहा और एक केस ये रहा। अब दोनों केस को सेपरेटली डील करने के बजाय मैंने क्या किया, इन दोनों केस को मिला दिया। मिलाने का मतलब है कि मैं कुछ ऐसा स्टेटमेंट लिखूंगा जिससे मेरा दोनों केस कवर हो जाए। तो देखो मैंने क्या किया, इन दोनों को मिलाने के बाद मेरा स्टेटमेंट क्या बने, ठीक है। समझ में आया कुछ, मतलब उनको ये चीज क्लियर होना चाहिए कि x -1 हमेशा छोटा होगा किससे, x -1 हमेशा छोटा होगा किससे, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x से, और ग्रेटेस्ट इंटीजर इन टर्म या तो लेस होगा या फिर x के बराबर हो जाएगा, यस, ग्रेटर देन और इक्वल। इसका मतलब कि तुम्हें एक चीज समझ में आ गया कि हमारा जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x होता है दैट विल बिलोंग्स टू x -1 से लेकर के x, ये हमारा एक प्रॉपर्टी यहाँ से बोलो, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, इस प्रॉपर्टी को याद कर लिया अच्छे से। हाँ, तो अब तुम ऐसे याद करो, इससे फायदा क्या मिला तो जैसे मान लो अभी तुम कुछ देर पहले मैंने तुमको सपोज करो ग्राफ बना के दिखाया था, ठीक है। अब देखो ग्राफ में क्या हो रहा है, ग्राफ तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का तुमको याद होगा ही, बट इसका एक और तरीका देखो अगर तुमको ये चीज समझना है तो, जैसे y बराबर मुझे इसका ग्राफ बना, ठीक है। तो मुझे ये बात पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जो होता है वो x -1 और x के बीच में लाई करता है, ठीक है। यहाँ पे इक्वलिटी होल्ड नहीं कर रहा है इस जगह पे, इसका मतलब कि इस वाले को ओपन ब्रैकेट में रखना है, यहाँ पे इक्वलिटी होल्ड कर रहा है इसलिए इसको डार्क सर्कल में, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना है, वो भी हमने किया हुआ है, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लिखा है और यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लिखा हुआ, ठीक है। अब तुम ऐसे सोचो, मान लो मैं ऐसा ग्राफ बनाना चाहता हूँ, तो ग्राफ कैसे बनाएंगे, देखो तरीका क्या रहेगा कि तुम पहले इसको हटा दो, मतलब इसको हटा दिया, ग्रेटेस्ट बॉक्स को हटा दिया, बॉक्स को हटाने के बाद मुझे क्या कौन सा फंक्शन मिला, y बराबर x में, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं y बराबर x वाला लाइन खींचूंगा, तो थोड़ा स्पेस लेते हैं इसको, हाँ ध्यान से देखिए, हम क्या करेंगे कि y बराबर x लाइन खींचेंगे, ये रहा y और ये रहा x, ठीक है। ये लाइन खींचो, y बराबर x लाइन खींचो, देखो ये हमारा लाइन है ऐसे, y बराबर x लाइन, ठीक है। ओके, उसके बाद क्या करो कि यहाँ पे तुम देख सकते हो कि y बराबर x लाइन खींचना है, साथ में x -1 y बराबर x -1 का ग्राफ भी खींचना, ठीक है। तो इसमें तुम क्या करोगे कि y बराबर x -1 ग्राफ ऐसे होगा, अभी कुछ देर पहले पढ़ा के, तो y बराबर x -1 ग्राफ ऐसे बनेगा,
दिस इज द ग्राफ ऑफ y बराबर माइनस x माइनस, ठीक है, दोनों ग्राफ बनाओ। तो ये लाइन हो गया y बराबर x, ये लाइन हो गया y बराबर x माइनस, ठीक है। उसका करना क्या है तुमको, करना कुछ नहीं है, यहाँ पे तो डार्क सर्कल बनाना है, डार्क सर्कल, और इस लाइन पर हमेशा ओपन बनाना है ऊपर। फिर इसके यहाँ से वर्टिकल लाइन खींचोगे, यहाँ पे डार्क बनाओगे और यहाँ पे ओपन। क्यों, वो तो हम पीछे पढ़ के आए हैं जस्ट कि x माइनस 1 पे इक्वलिटी नहीं लग रहा है, यहाँ पे देखो ध्यान से, तो ये तो हमेशा ओपन ब्रैकेट में रहेगा और ये हमेशा क्लोज ब्रैकेट में रहेगा। दैट्स व्हाई अब बनाते चलेगा पैटर्न। तो ये भी एक तरीका होता है बनाने, ऐसे फिर यहाँ पर भी नेगेटिव है, ये ओपन होगा और ये क्लोज हो जाएगा। ऐसे तो ग्राफ बना था, अभी तुम देखा था ना कुछ देर पहले। अगर मैं इन सारे लाइन को हटा दूं यहाँ से, मान लो कि मैं इसको, मैं इस वाले पोर्शन को हटा देता हूँ, हटा दो यहाँ से, हटा दो। ऐसे तो ग्राफ दिखता है फ्रैक्शन, सॉरी लेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ जो होता है ऐसे ही बनते हैं। तो ये भी एक तरीका है। तो मतलब अब तुमको ये मेथड अगर समझ में आया है तो अब हम कोई भी ग्राफ बना सकते हैं। जैसे मान लो, जैसे अगर किसी ने मेरे से पूछा कि सर इसका ग्राफ कैसा दिखाई देगा, अगर तुमको लॉजिक समझ में आया तो y बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा दिखाई देगा, तो इसका तरीका क्या रहेगा कि y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना लो, तो उसका ग्राफ दिखाई देगा ऐसे। अब ग्राफ वगैरह नहीं पता तो पता कर लो, ये ग्राफ होता है y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ होता है, और फिर क्या करो अपने मन से y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का ग्राफ बनो। तो अब ये सब ग्राफ पता होना चाहिए, ठीक है, नहीं पता तो कोई बात, अब मैं बना के दिखा दूं। ये हो गया तुम्हारा, हाँ, तो ये ग्राफ है तुम्हारा y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाया, उसी स्केल पर y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का ग्राफ बनाया, ठीक है। उसके बाद क्या किया कि यहाँ पे तो डार्क लिए और यहाँ पे क्या ले लिया, ओपन। फिर यहाँ से वर्टिकल लाइन खींचा, यहाँ पे डार्क, फिर यहाँ पे ओपन, ऐसी पैटर्न। फिर यहाँ पे ओपन, फिर यहाँ पे डार्क, फिर यहाँ पे बिल्कुल सिमेट्रिकली आएगा, दोनों दिखने में अच्छा लग रहा है, चलो कोई बात नहीं, मैनेज कर दो। तो ऐसा कुछ ग्राफ दिखाई देगा तुमको इसका, ये लाइन हटा दो यहाँ से, बाकी फिर इसको हटा दो, ऐसा ग्राफ दिखाई देगा तुमको, इसको हटाओ, बस ऐसा पैटर्न रहता है। तो ये जो ग्राफ तुमको दिखाई दे रहा है, दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर ग्राफ दिखाई दे रहा है ऐसा, ठीक है, समझ में आएगा। तो ये हमने कौन से लॉजिक से बनाया, इस वाले लॉजिक से बनाया। पहले मैंने इसको प्रूफ किया, ये प्रूफ किया यहाँ से, हाँ ये वाला केस, ये यस, दिस इज द प्रॉपर्टी। तो ये हमारा तीसरा प्रॉपर्टी होगा। बताओ समझ में आया क्या, बोलो भाई जल्दी जल्दी, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकती है, कुछ डाउट तो नहीं किसी को। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश कर, ठीक है। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ठीक है। चलो 3 प्रॉपर्टी हो गया, चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है। मतलब मोर और लेस तुम्हारा काम इतने प्रॉपर्टी से चल जाएगा, ठीक है। आप कुछ क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करने हैं, तो जैसे एक एग्जांपल दिया मैंने, मान लो कि मैं तुझसे बोला कि सॉल्व ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू 3, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x और 3 के बराबर, तो x का वैल्यू क्या है। सॉल्व करने का मतलब ही होता है कि x का वैल्यू क्या है। अब तुम इसका आंसर बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसका आंसर तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए, x बिलोंग्स टू 3 से 4, 3 पे क्लोज लगाओगे, 4 पे क्लोज, ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, मान लो कि मैं तुमसे क्वेश्चन पूछा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बराबर 5.4, क्या होगा आंसर। ये हो नहीं सकता सर, तो नहीं हो सकता, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x होना चाहिए ना वो। हाँ बिल्कुल होना चाहिए। तो क्या करो, ये तो क्वेश्चन दिया हुआ है ना मेरे को, सॉल्व करो इसको, आंसर बताओ क्या होगा आंसर। सॉल्व x का वैल्यू बताओ। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, ठीक है, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप लोग। यहाँ पर हुआ क्या कि लेफ्ट हैंड साइड हमारा इंटीजर है और ये नॉन इंटीजर है,
तो एक इंटीजर और नॉन इंटीजर कभी बराबर नहीं हो सकता, दैट्स वाई ये इक्वेशन ही गलत है। बट क्वेश्चन तो पूछा हुआ है, अगर क्वेश्चन पूछा तो आंसर भी आएगा, तो आंसर मिलेगा x बिलोंग्स टू 5, नो सॉल्यूशन। अब मैथ्स में ऐसा नहीं बोलेंगे गलत हो गया, क्वेश्चन गलत नहीं है भाई, क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। नो सॉल्यूशन इज आल्सो ए सॉल्यूशन इन मैथमेटिक्स। 5 5 आ गया आंसर, खत्म। चलो यहाँ तो बहुत ठीक है, आगे बढ़ो। अब आ जाओ इनइक्वालिटी पे। आ जाओ, मान ली कि मैं तुमसे क्वेश्चन पूछा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन 3, इसका क्या आंसर होगा तुम्हारे हिसाब से? सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? 3 से ग्रेटर, सर स्मॉल ब्रैकेट में 3 कॉमा इंफिनिटी। ओके चलो, एक बच्चे का आंसर आ रहा है स्मॉल ब्रैकेट में 3 से, ठीक है, बाकी बच्चे का आंसर बताओ भाई। सर यही है अभी हमारा। इसके बारे, ओके चलो जी, बहुत बढ़िया। हाँ अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, अब तुम खुद से सोचना जरा इस बात पे, मैं तुमको करके दिखाता हूँ। देखो ये रहा हमारा नंबर लाइन, ये रहा 3, ठीक है, और जो आपने सॉल्यूशन मेरे को बताया है वो 3 पे ओपन लगाना, बिल्कुल ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। और 3 से आगे जाना है आपको, 3 से आगे कोई नंबर लेना है। तो मान लो मैंने ले लिया 3.42 ले लिया, मान लिया x ले लिया, ठीक है, समझ में आ रहा है तुमको? अब मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x निकाला, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या होगा? 3.42, और उसका जो वैल्यू होगा वो 3 के बराबर हो गया, यानी कि इसका वैल्यू 3 हो गया, और 3 ग्रेटर देन 3, क्या स्टेटमेंट ट्रू है? बस गड़बड़ हो गया ना आंसर। इसीलिए मैंने बोला था कि ध्यान से करना है, मैथ्स में बहुत ही सावधानी, मैथ्स बहुत ही खतरनाक सब्जेक्ट है बेटा, ठीक है, बहुत ही ब्रूटल है ये, थोड़ा सा भी गलती करोगे और आपको रिवॉर्ड बहुत बढ़िया देके जाएगा, तो बहुत ही ध्यान से करेंगे इस चीज को। यहाँ पे जनरली बच्चे बहुत गलती करते हैं, ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आगे से आप लोग ये गलती नहीं करते हैं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा आंसर होगा x बिलोंग्स टू, अब जाके आपने सही आंसर बोला है, 4 से इंफिनिटी। अब यहाँ पे क्या क्लोज या ओपन लगाऊं, सोच समझ के बताओगे? क्लोज ब्रैकेट। ओके बहुत बढ़िया, यस, तो ये हमारा सही आंसर है। ये जो आंसर है ये गलत आंसर है, ठीक है। तो यहां से तुमने क्या देखा कि अगर मान लिया कि अगर मान लो कि इसको सॉल्व करना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन आई मतलब इंटीजर, किसी इंटीजर से ग्रेटर करना है, तो इसका सॉल्यूशन तुमने क्या देखा? सॉल्यूशन आता है इसका हमेशा आई से एक ज्यादा ले लो और इनफिनिटी चले जाओ, मतलब 3 से एक ज्यादा लिया ना हमने यहाँ पे, और यहाँ पे क्लोज लगा दो, ये इसका प्रॉपर्टी हो गया, एक नया प्रॉपर्टी आ गया। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अगर ग्रेटर देन आई है, आई मतलब इंटीजर, तो इसका मतलब है कि x कहाँ से कहाँ तक वेरी करना चाहिए? i+1 से लेकर के इंफिनिटी तक जाना चाहिए, ठीक है, याद करिए इसको अच्छे से। अच्छा यहाँ पे i पॉजिटिव हो नेगेटिव हो से कोई मतलब नहीं है, नेगेटिव इंटीजर होगा तो भी उसके लिए भी करेक्ट है। जैसे मान लो मैं तुमसे क्वेश्चन पूछा कि x ग्रेटर देन -7 ले लो, अब तुम बताओ आंसर तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए? x बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए? हाँ जी बताओ भाई। -6 से इनफिनिट। हाँ कितने बच्चे एग्री करते हैं इस बात से? -6 से इनफाइनाइट। यस सर। ओके चलो, सारे लोग एग्री करते हो इस बात से। अब तुम खुद से करके देखो ना इस बात को, -6 से इंफिनिटी, अगर तुमको डाउट हो रहा है तो वहां पे खुद से अपने आप चेक करके देखो। मान लो कि मैं -6 से छोटा नंबर से मान लो -6.98 लेता, तो -6.98 लेने पर ये वैल्यू देता -7 देता, और -7 से ग्रेटर नहीं हो सकता है। इसका मतलब कि -6 से नीचे जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, और -6 जैसे ही रखोगे एट द मोमेंट, तुम जैसे ही -6 रखोगे तो -6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -6 के बराबर हो जाएगा, और -6 -7 से ग्रेटर होगा, तो दैट्स वाई आंसर बिल्कुल करेक्ट है। इसीलिए मैं तुमको बोला था कि अगर इंटीजर ही लिख दिया मैंने, अगर इंटीजर है ग्रेटर देन इंटीजर है तो उसका सॉल्यूशन होगा i+1 से इंफिनिटी। चलो अब तो अगला क्वेश्चन, मैं इसको क्वेश्चन के थ्रू ही समझा रहा हूँ।
सपोज करो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, अब मैं तुमसे ये क्वेश्चन पूछूं, चलो इसका आंसर क्या होगा तुम्हारे हिसाब से, क्या लगता है? सर इसका 3 से इनफाइनाइट। हाँ भाई, बाकी बच्चे बताओ भाई आंसर। 3 से इनफाइनाइट बोल रहा है एक बच्चा। चलो और 3 पे क्या लगाऊं, क्लोज या ओपन? सर क्लोज। क्लोज। ठीक है, तो बस ये चीज ध्यान रखना है। अगर मान लो ऐसा दिया बिल्कुल ठीक है, ठीक है आंसर, कोई दिक्कत नहीं, अपने आप चेक करके देखो। 3 से छोटा अगर कोई लोग जैसे 2.98 लेते हैं, मान लिया यहाँ पे 2.98 लेते हैं, तो 2.98 का ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है 2, और 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 नहीं होता है तो फॉल्स स्टेटमेंट है। लेकिन 3 रखने पर भी इस बार कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस बार ये वाला स्टेटमेंट ट्रू बैठ जाए। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3 कितना होगा, 3 के बराबर होगा, और 3 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। क्यों? क्योंकि आपको बताया था आइदर और दो स्टेटमेंट में से कोई भी एक स्टेटमेंट करेक्ट हो जाए तो पूरा स्टेटमेंट करेक्ट होता है। तो यहाँ पर 3 ग्रेटर देन 3, ये स्टेटमेंट तो फॉल्स है, कोई बात नहीं। ऑप्शन है मेरे पास, दूसरा स्टेटमेंट मुझे ये दिया हो, ये तो फिट बैठ गया है। इस बार इक्वलिटी होल्ड कर गया, इसीलिए कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे यही करेक्ट आंसर। तो यहाँ से एक और प्रॉपर्टी मेरे को पता चला, एक्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू आई अगर लिखा है, इक्वलिटी अगर होल्ड कर रहा है, तो सॉल्यूशन हो जाएगा एक्स बिलोंग्स टू आई से ऊपर। उसको याद करना सही है। कोई परेशानी, कोई कंफ्यूजन, मन में कोई टेंशन हो तो बता देना, और नहीं है तो फिर अच्छी बात है, फिर तो वेरी गुड। आगे बढ़ते, चलो अब बताओ अगले क्वेश्चन का आंसर आप लोग दोगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स ग्रेटर देन 3.47, अब बताओ भाई क्या होगा आंसर? सर 4 क्लोज्ड ब्रैकेट टू इंफिनिटी। ओके चलो जी, बहुत बढ़िया। अब तो समझ में आ रहा है मैं कैसे करना है क्वेश्चन। ठीक है, बहुत बहुत सही हाँ आंसर। 4 से इंफिनिटी। अब ये मत बोलना कि सर ये तो इंटीजर नहीं है, तो मैंने कब बोला इंटीजर? यहाँ पे इक्वलिटी नहीं लगा हुआ, यहाँ पे क्या लगा हुआ है भाई, इनइक्वलिटी लगा हुआ है। तो इसमें जब मैं ही 4 रखूंगा, यहाँ पे जैसे ही मैं यहाँ पे 4 रखूंगा तो अपने आप सेटिस्फाई कर जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पर। तो समझ में कुछ आ रहा है क्या, बोलो भाई। अच्छा, अगर मान लो ये भी होता, ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3.47 होता, तो क्या होता आंसर? सर सेम ही होता। सेम ही होता, बिल्कुल ठीक है, सही है, बिल्कुल परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक समझ में आ गया? चलो ये भी केस कवर हो। अब आ जाओ यहाँ, अगला क्वेश्चन है आप लोगों से कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स जो है लेस देन 3। अब बताओ आंसर क्या होगा, सोच समझ के आंसर दे, जल्दीबाजी नहीं करनी, क्योंकि आपने देखा गलती है। माइनस सर 2। 3 माइनस इंफिनिटी टू 3। यस सर। 3 पे माइनस इंफिनिटी से ओपन ब्रैकेट। 3 पे ओपन। ओके ओके, 3 पे ओपन। हाँ भाई, बाकी बच्चे भी इससे एग्री करते हो क्या? बाकी बच्चों का क्या यस ओपिनियन? सर। सबका यही ओपिनियन है कि माइनस Yes. इंफिनिटी से 3 होना चाहिए, और 3 पे ओपन लगाएंगे, पक्का ना? यस ठीक है, सर। अब देखो जरा इसको वेरीफाई करते हैं, इसको वेरीफाई करने की कोशिश करो। जैसे मान लिया 3 से आगे का कोई नंबर सोचो, जैसे 4, 9 8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा 3, और 3 से छोटा नहीं होता है, फॉल्स हो गया, तो बिल्कुल ठीक है। यस सर। ठीक है, अच्छा 3 से पहले कोई नंबर सोच करके देखो, जैसे मान लो 2.97 सोच के देखो, तो यस सर। 2.97 का ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा 2। 2। हाँ सॉरी, ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा, तो यहाँ से 2 जो होता है वो 3 से छोटा होता है, तो ये तो फिट बैठ गया। इसका मतलब कि बिल्कुल ठीक, और 3 भी नहीं रख सकते क्योंकि 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 के बराबर भी है। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं। चलो ये बताओ, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू 3, इसका बताओ।
इसका सर 3 ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट आ सर जाएगा, इंफिनिटी से क्लोज 3 ब्रैकेट माइनस इन्फिनिटी से 3 क्लोज ब्रैकेट। हाँ भाई, सर बाकी फोर स्मॉल ब्रैकेट नहीं 4 स्मॉल ब्रैकेट। ओके ओके, बहुत बढ़िया, सही है, परफेक्ट, यस सर सही में सर ये चाह। हाँ, ये बिल्कुल ठीक आंसर बताया आपने। यहाँ पे आएगा 4 क्लोज नहीं आएगा, ओपन आएगा। देखो, ऐसे बच्चों के माइंड में क्या होता है कि इक्विलिटी होल्ड करेगा तो यहाँ पे क्लोज आना चाहिए, लेकिन इस बार देखो फेल कर गया ना सब कुछ, तो इसमें थोड़ा ध्यान से करेंगे। अब तो बच्चा बोलेगा ऐसा कैसे हो गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जैसे 4 से छोटा नंबर कोई सोचो, जैसे मान लो 3.98 सोचा किसी ने, तो 3.98 का ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा 3, और 3 लेस देन और इक्वल्स टू 3। ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया। क्यों ट्रू हो गया? क्योंकि इसमें इक्विलिटी होल्ड कर गया, इसीलिए इसीलिए ये 4 तक जाएगा। 4 नहीं रख सकते यहाँ, 4 जैसे ही रखोगे तो 4 रखने पर ये 4 बन जाएगा, और 4 लेस देन 3 ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता है, इसलिए हमने 4 पे ओपन ब्रैकेट लगा। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। चलो भी, तो यहाँ से फाइनली तुमने क्या सीखा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स अगर मान लो लेस देन इंटीजर अगर है इंटीजर, तो तुमने देखा कि सॉल्यूशन हमारा क्या आया। यहाँ से सॉल्यूशन आ गया हमारा माइनस इंफिनिटी से लेकर के i+1 तक। ठीक है, इसको याद करिए अच्छे से। याद क्या करना, समझ में आया तो अच्छी बात है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, सारी प्रॉपर्टी क्लियर होगी, फ्रैक्शन पार्ट का प्रॉपर्टी, ग्रेटेस्ट इंटीजर का प्रॉपर्टी, सब कुछ क्लियर हो गया, डोमेन रेंज सब कुछ क्लियर हो गया। ठीक है, तो अब जैसे मान लो, अब मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को मॉडिफाई करता हूँ। जैसे मान लिया मैंने पूछा कि फाइंड द डोमेन, ठीक है, ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का स्क्वायर -5x+6। ठीक है, ये सॉरी यहाँ पे भी यही कर दो। हाँ, यस, मान लो ये क्वेश्चन पूछो। ठीक है, चलो ये बहुत बढ़िया। अब क्या करना है, क्या करो कैसे सॉल्व, यहाँ पे ध्यान दो। यहाँ पे फंक्शन का डोमेन निकालो, तो यहाँ पे फंक्शन ये स्क्वायर रूट, ये पूरा कंप्लीट फंक्शन। तो यहाँ पर देखो, अंदर वाले फंक्शन को तो कोई टेंशन नहीं, क्योंकि ये फंक्शन तो हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर इन्वॉल्व है और साथ में पॉलिनोमियल भी दे रखा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है पॉलिनोमियल, तो ये तो हमेशा डिफाइन रहेगा, एक्स कुछ भी रखो। ठीक है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बस ये ध्यान रखना है कि स्क्वायर रूट डिफाइन होना चाहिए। स्क्वायर रूट डिफाइन कब होता है? वो तब होता है जब स्क्वायर रूट ए इज डिफाइंड, कल भी बताया था तुम लोगों को, एक ऐसा होना चाहिए नॉन नेगेटिव होना चाहिए। तो यहां से हमने क्या किया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स -5x, बस इसको सॉल्व करना, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सही, ओके, बहुत बढ़िया। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, इसको फैक्टराइज कर दो। एक्स माइनस क्या हो जाएगा, -2 और 2x और 3x। हाँ, ऐसे हो जाएगा, करेक्ट है। ठीक है, अब तुम ऐसे सोचो कि मान लो मुझे इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। जैसे मान लो मैं तुमसे क्वेश्चन पूछा कि इसको सॉल्व करो, अभी तुम भूल जाओ, बोला कि मैंने इसको भूल जाओ, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड को फोकस करो। मैंने बोला कि सॉल्व करो इसको, t-2 t-3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करो। तो तुम आंसर क्या बताओगे? तुम आंसर बताओगे t बिलोंग्स टू t is equal to 2 और 1। नहीं, क्या बोल रहे हो, माइनस इनफिनिटी से टू। हाँ सॉरी, ध्यान माइनस से करो, इनफिनिटी। हाँ ये बोलोगे ना आंसर। ठीक है, बट मैंने तुमको क्या बोला था कि ये आंसर नहीं याद करना है, आंसर को रटना नहीं। ये आंसर आया कहाँ से, उसको भी मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग फर्स्ट, आई थिंक फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में तुम लोगों के साथ डिस्कस किया था इस वीक, तब आई थिंक मंडे को डिस्कस किया तुम लोगों के साथ कि क्रिटिकल पॉइंट होता है, ये हमारा 2 होता है, ये हमारा 3 है, ये हमारा, ये आंसर आया कहाँ से, हमें उस बात पर फोकस करना है। तो ये आंसर आया होगा ऐसे कि 2 से छोटा वैल्यू रखोगे तो भी ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई कर जाएगा, अगर 3 से ग्रेटर वैल्यू रखोगे तो भी सेटिस्फाई करेगा। तो आंसर आया ऐसे होगा कि t लेस देन 2 और t ग्रेटर देन 3, बीच में और लगा हुआ। अब इसको जब मैं सेट के फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारे लिए काम का चीज ये है, ये क्योंकि इसी से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो अब यहाँ पर भी वही चीज हो रहा है, यहाँ पर भी ध्यान से देखो, मुझे इसको सॉल्व करना,
तो मान ली कि मैंने इसको टी बोल दिया, मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स को टी बोल दिया, तो हमारा ये जो इनइक्वालिटीज में कन्वर्ट हो गया टी माइनस टू टी माइनस थ्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और इसका सोल्यूशन क्या होगा? इसका सोल्यूशन हमें पूरा ये नहीं आंसर लिखना है, ये हमें ये याद रखना है, ये बहुत काम का चीज है। क्या याद रखेंगे? टी लेस देन क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए, और टी क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 3 होना चाहिए। अब मैंने क्या इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने का मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स लेस देन 2 होना चाहिए और ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन 3 होना चाहिए। अब ये सब मैं तुमको पढ़ा के आ चुका हूँ, तो भैया तुम लोग ये बता दो कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा? इसका सॉल्यूशन होगा माइनस इन्फिनिटी से टी, हाँ, और वो माइनस इन्फिनिटी टू 4। ठीक है, सही है। और इसका ये कितना होगा? ये जल्दी बताओ। ये ग्रेटर है बेटा, ग्रेटर, ध्यान से देखो। ग्रेटर में क्या होता है? क्लोज्ड ब्रैकेट टू इन्फिनिटी। ठीक है, ठीक है। अब देखो दोनों के बीच में क्या चलता हुआ आ रहा है, दोनों के बीच में क्या चलता हुआ आ रहा है? और इससे और का मतलब क्या होता है? यूनियन। हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो ये होगा x माइनस इन्फिनिटी से 3, अब मैं पहले लिख देता हूँ, और यूनियन 3 से इन्फिनिटी। बाकी तुम इसको मिला के लिख सकते हो, ऑल भी है। ठीक है, समझ में टी लेस देन 2 कैसे हुआ सर? बेटा एक बात बताओ कि तुमने ये वाला ये पढ़ा हुआ पहले? ये मुझे बताओ, तुमने ये कभी पढ़ा हुआ पहले से? वैसे तो नहीं पढ़ा, तो मैंने इसी जब मैंने इस वीक में जब मैंने क्लास स्टार्ट किया था तो वहां पे एक्सप्लेन किया था ये सारा। जब मैं मॉडुलस इनइक्वालिटी पढ़ा रहा था तो वहां पर मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था कि भाई ये क्यों, मतलब थोड़ा सा वहां पर तुमको बताया था कि हाँ देखो मैं तुमको ये बताया था कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। तुम ऐसे सोचो ना, देखो सिंपल सा फंडा है भाई। यहाँ पे देखो ये 2 हो गया, मतलब मैं चलो पूरा प्रॉपर एक्सप्लेन करता हूँ। टी माइनस टू टी माइनस 3 ग्रेटर देन 0, ठीक है। इसको सॉल्व कर, तो क्रिटिकल पॉइंट निकाला, 2 और 3 लिया। 2 और 3 ने क्या किया कि रीजन 1 और इसने रीजन 2 और रीजन 3, इसमें 3 पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है। दूसरा 2 से छोटा वैल्यू लिया, कोई मान लो 1 ले लिया, तो 1 हमने यहाँ पर इस जगह पे आके पुट किया, तो 1 माइनस 2 1 माइनस 3, तो ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा -2। तो -1 इंटू -2 कितना हो गया? +2। +2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है, आंसर मेरा यस 2 हो गया, यानी कि ये जब हमारे काम का है। अच्छा 3 से ग्रेटर वैल्यू लिया, मान लो 4 ले लिया, तो 4 - 2 और 4 - 3। मैंने फिर से यहाँ पर एक्स का वैल्यू, सॉरी टी का वैल्यू यहाँ पे 4 रखा, तो 4 - 2 हो गया 2, 4 - 3 गया 1, आंसर हो गया। अगेन ट्रू हो गया, फिर बैठ गया, यानी कि रीजन 3 भी हमारे काम का है। अच्छा 2 और 3 के बीच का कोई वैल्यू सोचो, 2.5 ले लिया इसको, तो 2.5 रखा है यहाँ पे, तो 2.5 - 2 और 2.5 - 3, तो ये वैल्यू तो पॉजिटिव आ जाएगा, और देख सकते हो यहाँ से, और ये वैल्यू नेगेटिव होगा, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव एक नेगेटिव नंबर होगा, और नेगेटिव लेस देन, हाँ नेगेटिव ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कभी पॉसिबल ही नहीं, तो फॉल्स कर गए यहाँ पे, तो फॉल्स हो गया, यानी कि ये रीजन हमारे काम का है। यानी कि जो हम आंसर जब लिखेंगे, अब आंसर कैसे लिखेंगे भाई? आंसर लिखना भी सिखाया था उसने कि अगर कोई बच्चा यहाँ से वैल्यू पिक करता है, यहाँ से वैल्यू पिक करने का मतलब ये हुआ कि टी का वैल्यू लेस देन 2 होना चाहिए, या फिर यहाँ से वैल्यू पिक कर सकता है कोई बच्चा यहाँ से, तो उसका मतलब होता है टी ग्रेटर देन 3। दोनों के बीच में ऑप्शन जैसे और लगा दिया, और इस तरह से हमारा आंसर आ जाता है। वैसे एक तरीका तो ये है, दूसरा तुमने साइन स्कीम नाम की कोई चीज पढ़ी होगी, साइन स्कीम, ये तो मैंने पूरा इंटरनल मैकेनिज्म समझाया। साइन स्कीम में क्या होता है, इसलिए 2 हो गया, 3 हो गया, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको पॉजिटिव बना देते हैं, ये नेगेटिव हो जाता है, साइन को चेंज कर देते हैं और ये पॉजिटिव हो जाता है। ऐसा कुछ पढ़ा हुआ तुम लोगों ने इनइक्वालिटी वाला चैप्टर? हाँ, तो अब हुआ क्या यहाँ पे मुझे देखना है ग्रेटर देन 0, ये जो क्वेश्चन था उसमें था ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है कि पॉजिटिव होना चाहिए, तो पॉजिटिव कहाँ पे है, किस इंटरवल में है? एक तो इस इंटरवल में है और इस इंटरवल में, दैट्स व्हाई यहाँ भी आंसर वही है, t लेस देन 2 और t ग्रेटर देन 0। अब तो एक्सप्लेन कर दिया। रखने पे तो आ रहा है आंसर सर, डायरेक्ट नहीं पता चलेगा मतलब कहाँ से कहाँ तक है, रखने पे पता चल रहा है। अरे भाई डायरेक्ट पता चल रहा है, साइन स्कीम ड्रॉ कर दो,
अब तुम एक बात तो ये तो यार बेसिक चीज होती है। जैसे मान लो मैं तुमसे ये पूछूं t माइनस 1/2 और t माइनस 4 ग्रेटर देन 0, क्या होना चाहिए आंसर तुम्हारे हिसाब से? इसमें रखना क्या है? सिंपली 1/2 4, सर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, हमें देखना पॉजिटिव के लिए, तो पॉजिटिव कहाँ का? यहाँ है और यहाँ है, सिंपल। सर ऐसे तो आता है। मतलब आता तो फिर तो टेंशन ही नहीं है, लेने की जरूरत नहीं है फिर टेंशन क्यों ले? ये बताओ। मतलब बिना रखे अगर नहीं पता आप चलेगा, ऐसे नंबर ऐसे बनाना ही पड़ेगा नंबर लाइन। देखो बनाना पड़ेगा, क्यों नहीं बनाना पड़ेगा? और वैसे नहीं भी याद रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। मतलब तुम ये फैक्ट ही याद कर लो ना कि जब भी, ये तो मतलब बेसिक फंडा है, क्वाड्रेटिक में पढ़ाया गया होगा कि कभी भी अगर मान लो मतलब क्वाड्रेटिक में क्या होता है, जैसे कोई क्वाड्रेटिक में को दिया हुआ एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा और ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 हमेशा इन बिटवीन द रूट्स होता, सॉरी आउटसाइड द रूट होगा। यहाँ पे पॉजिटिव होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा। और एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा लेस देन अगर 0 दिया हुआ है तो इसका मतलब कि वो बिटवीन द रूट्स होगा। नेगेटिव कब होगा? नेगेटिव हो जाएगा इन बिटवीन द रूट्स अल्फा से बीटा। इसमें याद, ये तो याद रखने का पॉइंट है, तो याद ही होना चाहिए। तो और इवन इफ अगर मान लो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है तो फिर तो यही करना पड़ेगा तुमको। जैसे मान लो कल को ये आ गया t माइनस 3, तो क्या करोगे तुम? t माइनस 4 t माइनस 5 ग्रेटर देन 0, क्या करोगे यहाँ पे? यहाँ पे फिर तो करना ही पड़ेगा, यहाँ पे क्वाड्रेटिक है ही नहीं, ये तो क्यूबिक हो गया। यहाँ पे 3 रखोगे, यहाँ पे 4 रखोगे, यहाँ पे 5 रखोगे, फिर इसको पॉजिटिव बनाया, ये पॉजिटिव हुआ, फिर ये नेगेटिव हो जाएगा, फिर ये पॉजिटिव हो जाएगा, फिर ये नेगेटिव हो जाएगा। तो आप देखना तुमको कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव है, कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव है। एक तो इस इंटरवल में पॉजिटिव है और एक इस इंटरवल में पॉजिटिव है। 4 5 6। समझ में आया क्या? यस सर। यस। तो अब तुमको मतलब ये चीज पता है तो ठीक है, नहीं पता तो मुझे बता देना, मैं एक्सप्लेन कर दूँ नहीं किसी तो और क्लास पूरा में। अच्छे से पता है, ये तो पता चल गया बिल्कुल अच्छे से। ठीक है चलो, तो फिर तो ये हमारा कंप्लीट हो गया हमारा आज के लिए, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स हमारा कंप्लीट हो गया। तो बाकी प्रॉपर्टीज भी खत्म हो चुकी है, तो आप लोग क्या करना है, इसको रिवाइज कर लेना अच्छे से। बाकी यस मिलते सर हैं फिर बहुत नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को? नो सर बाकी कुछ बहुत पूछना है? सब कुछ क्लियर हो गया नहीं सर। ग्रेटेस्ट यस इंटीजर? सर। हाँ। ठीक है, ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आप लोगों से। ठीक है, तो तब तक आप लोग क्या करो, इन सारे टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करो जो हमने आपको अभी तक पूरा कवर करवाया है। इंटीजर वगैरह, ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट, ये जो भी चीज सब कवर होना चाहिए। ठीक है, रिवाइज करो और एंजॉय करो पढ़ाई को। ठीक है, ओके, थैंक यू। ओके सर। थैंक यू सर।